जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हिंदुआ सूरज मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जयंती है और आज के दिन यदि महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तो यूं समझ लो कि आज का दिन जो है वो पूरा नहीं हुआ। आज का जो वीडियो है साथियों, न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, न सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो वास्तव में कुछ जानना चाहता है, जो इतिहास को जानना चाहता है, जो भारत के शौर्य को जानना चाहता है, राजस्थान के पराक्रम को जानना चाहता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, आज समझेंगे पूरा ही महाराणा प्रताप के बारे में। बहुत ही मतलब गुणों की खान कह सकते हैं, एक एक चीज को अपन देखेंगे, पूरा जीवन परिचय और इनके साथ में जो जो अनछुए पहलू है, जो काफी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है, वो भी अपन देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले सामान्य जानकारी के तौर पे देखें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है साथियों, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है और कुंभलगढ़ में बादल महल में हुआ इनका जन्म। मैं व्यवस्थित एक एक चीज आपको बताऊंगा। आज की क्लास यूं समझ लेना, जो प्रतियोगी है वो तो नोट डाउन कर दे, एक एक फैक्ट को बहुत काम आने वाली है और बाकी लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। महाराणा प्रताप ने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो अधिकांश लोग जानते हैं, जाने जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, जो मुगल और राजपूत सेना के मध्य हुआ था, जो महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। आज इस युद्ध को पूरी तरीके से अपन पढ़ेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, ये युद्ध साथियों 4 घंटे तक निरंतर चला था। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग जो है कहते हैं 20,000 के करीब सैनिक थे। कितने थे? लगभग 20,000, जिसमें से 3,000 घुड़सवार थे और यहाँ पे मानसिंह यानी कि मुगलों की सेना के अंदर 10,000 तो घुड़सवार थे और लगभग सेना जो थी वो 80,000 के करीब सेना बताते हैं। इतना मतलब सेना का अंतर होते हुए भी छक्के छुड़ा दिए थे मुगल सेना के, ऐसे महाराणा प्रताप के वीर सैनिक थे। आइए जानते हैं इनके बारे में और तथ्य, एक एक चीज को अपन समझते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ये जैसे अपनी वन लाइनर का ही फोटो है, तो आप इसको वैसे पढ़ रहे होंगे काफी सारे विद्यार्थी, लेकिन फिर भी जिनके पास में नहीं है वो भी आज इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, देखिए एक एक चीज को। महाराणा प्रताप का साथियों सबसे पहले बात करें, जन्म कहां हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद के अंदर है, जहां जिसकी दीवार एशिया में यदि देखा जाए चीन की दीवार के बाद में कुंभलगढ़ की दीवार का ही नंबर आता है, जहां पे 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। उस कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में इनका जन्म हुआ है। साथियों इनकी जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर के अंदर होती है। ठीक है, राज्याभिषेक जो है इनका 28 फरवरी 1572 गोगुंदा उदयपुर में होली के दिन महादेव बावड़ी के समीप। ठीक है, राज्याभिषेक, वैसे राज्याभिषेक से संबंधित बहुत मतलब उठापटक चली थी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह, उनके ऊपर जो रानी भटियानी धीरबाई जी का बहुत प्रभाव था। तो धीरबाई जी के प्रभाव में आकर उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और जगमाल को ये मतलब जगमाल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो यानी उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में कौन बनेगा शासक? कौन बनेगा? जगमाल बनेगा, ये था। लेकिन जब उदय सिंह जी की मृत्यु हुई और उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार में जगमाल मौजूद नहीं था। तब वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया सामंतों ने कि जगमाल मौजूद ही नहीं है और योग्य और बड़ा पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप है। तो शासक किसे बनना चाहिए? महाराणा प्रताप को बनना चाहिए और गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, तो देखो फिर बाद में राज्याभिषेक उत्सव जो है बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी दूसरा राज्याभिषेक किया गया बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह, इनकी माता का नाम जयवंता बाई, जिन्हें राजस्थान की जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है, और इनके भाई जो थे साथियों शक्ति सिंह, कान्हा, कल्ला, जगमाल, जिसमें से शक्ति सिंह और जगमाल जो है मुगलों की सेवा में भी रहे हैं। ठीक है, इनकी पत्नी अजबदे हीरबाई, और हीरबाई का नाम कई जगह छिहरबाई भी देखने को मिलता है कई पुस्तकों के अंदर, और फूल कवर। ठीक है, पुत्र इनके राणा अमर सिंह। ठीक है, प्रमुख युद्ध जो लड़े वो हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध तो सबसे मुख्य है, और दिवेर का युद्ध जिसे मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है 1582 के अंदर। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो हुआ साथियों आपके 1576 के अंदर, और दिवेर का जो युद्ध हुआ वो 1582 82 के अंदर।
ठीक है। उपनाम, महाराणा प्रताप के उपनाम किक्का, वीर शिरोमणि, गुहिलोत राणा जो अकबर ने दिया था। गुहिलोत राणा नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज वैसे सभी मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, और मेवाड़ के शासकों के लिए यानी मेवाड़ के जो वंश है उनके लिए कहा जाता है, एक पंक्ति कही जाती है, जो दृढ़ राखे धर्मति राखे करतार। और ये मेवाड़ के लिए, मेवाड़ के शासकों के लिए ही प्रयुक्त हुई है। इनका जो ये नाम है साथियों किक्का, भाई किक्का नाम यूं है कि जैसे मारवाड़ी में यदि कहे ना तो टाबर वह जिनो, तो टाबर ने किको कया करे, ठीक है। और यहाँ पे ये सबके प्रिय थे, जितने सामंत थे, सैनिक थे, सभी थे जो ज्यादा भील सैनिक वगैरह थे, तो वो इनके किक्का नाम से बुलाते थे इन्हें। तो इसलिए इनका नाम क्या था, उपनाम क्या, किक्का नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बनता भी है। इनका प्रिय घोड़ा जो था वो चेतक था। आज इन चेतक की पूरी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं। इनका प्रिय हाथी जो था वो राम प्रसाद था। अकबर की दो इच्छाएं थी, अकबर की दो इच्छाएं थी, एक तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना है और एक राम प्रसाद को अपने अधीन करना है, राम प्रसाद को जीतना है। इतनी अकबर की दिली इच्छा थी, ये दो इच्छाएं बहुत थी। और इनको अब ये पूरी हुई या नहीं हुई, ये कैसे, ये अभी अपन देखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब अकबर, और मतलब अकबर का उस समय जब आधिपत्य था, साथियों ऐसा है कि अधिकांश राजस्थान के भी अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, या तो वैवाहिक संबंध कर लिए थे या कैसे भी करके अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि सारे सारे मुगलों के अधीन हो गए थे। सिर्फ बचा कौन, एकमात्र अपने मेवाड़ वंश। मेवाड़ में भी उस समय कौन थे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास में दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि अधीनता स्वीकार कर ले अकबर की, और उसके बाद में जितने भी प्रदेश मुगलों ने उनसे लिए हैं वो वापस इनको मिल जाएंगे और उनके अधीन रहकर वहां पे राज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, उनकी शर्तों पर, मैंने जैसे कल के वीडियो में कहा था, किसी और की शर्तों पर कार्य करना, तो उनकी शर्तों पर काम करना है। इनका एक प्रतिनिधि उनके वहां रहेगा, मतलब राजा कौन कहलाएगा, वही कहलाएगा। ये तो फिर बाद में उसके उनके अनुसार काम करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन तो था ये। दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने वंश की परंपरा को, अपने वंश के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखें और संघर्ष करें जम के। इन्होंने दूसरा विकल्प चुनना ज्यादा मुनासिब समझा, ठीक है, और दूसरा विकल्प चुना है। महाराणा प्रताप को जाना इसीलिए जाता है, त्याग बलिदान की मूर्त है, शौर्य की प्रतिमा है ये, ठीक है ना। देखो चेतक की छतरी, फिर चेतक की छतरी जो है साथियों, बलीचा राजसमंद में 4 खंबिया है, और प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में 8 खंबिया केजड़ या खेजड़ बांध के किनारे, केजड़ भी कहते हैं और कई जने खेजड़ भी कह देते हैं, ठीक है ना, केजड़ या खेजड़ बांध के किनारे है। जब राज्याभिषेक हुआ तब इनके जो तलवार बांधी थी साथियों, वो रावत कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। तो ये सामान्य जानकारी है, जीवन परिचय है महाराणा प्रताप का। तो अब देखो यहां से सामान्य प्रश्न जो बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो सामान्य प्रश्न आपके यहां से कवर हो जाते हैं। ये एक एक चीज इसके अंदर सामान्य प्रश्नों के अंदर आ गई है, ठीक है। अब ये इतनी सामान्य जानकारी याद है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक एक चीज को आज समझेंगे, और आज रे बाद भी अगर धन प्रताप जी याद नहीं हुआ तो कभी याद ही को बे, क्योंकि एक एक चीज बता रहा हूं व्यवस्थित। देखो महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थी साथियों, मतलब इनके बल के बारे में ये कहा जाता था 7.5 फीट की तो इनकी हाइट थी, ये बताया जाता है, ठीक है। और कहते हैं 81 या 80 किलो का तो इनका भाला ही था, ठीक है। तलवार कवच वगैरह सब जब लेकर जाते तो 208 किलो तो लगभग ये भार लेकर जाते थे, और उसके बाद में पूरे पूरे दिन युद्ध करना, तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बाहुबल होगा इनके पास है। और आजकल का छोरा तो अगर 15 किलो पीणो रखाने कह दियो है तो मौत आ जाए। पीणो मतलब समझो, मतलब हिंदी में बताऊं तो 15 किलो अगर गेहूं पिसाने रखने का कह दें तो भी आप हो चाहे मैं हूं, मतलब यूं समझो कि माड़ टूट गई है। आजकल की ये कंडीशन है। और उस समय देखो, और उस समय मैं तो चेतक का अंदाजा लगाता हूं कि वो बिजली की रफ्तार से भागता था, और जब महाराणा प्रताप भी खुद भी इतने वजनी थे और उसके बाद में इतना वजन लेकर उस घोड़े पर बैठते, वो बिजली की रफ्तार से फिर भी भागता था। तो कितने मतलब उस समय, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बलशाली, मतलब न सिर्फ अपने महाराणा प्रताप बल्कि उनके हाथी घोड़े वगैरह सब कितने स्वामी भक्त और बलशाली थे। देखो महाराणा प्रताप के यदि म्यान देखोगे साथियों आप, तो यहाँ पे ये 2 तलवार लेकर जाते थे। इनकी जहां पे भी आप तस्वीर देखोगे ना तो 2 म्यान वाली
तलवार वाली ये दो म्यान दिखेगी। अब इसमें दो तलवार लेकर जाते थे, एक तलवार तो खुद के लिए और एक यदि किसी दुश्मन के पास में हथियार नहीं है तो निहत्थे पर वार नहीं करते थे, राजपूती परंपरा के विरुद्ध है, उसे भी पहले हथियार देते थे, उसके बाद में संघर्ष होता था। ठीक है ना, तो ये देखो उदारता, इसे कहते हैं उदारता। उदारता का परिचय तो देखे ना यदि महाराणा प्रताप के बारे में, तो जैसे मुगल है या कोई भी विदेशी आक्रांता है तो जब हमला करते थे तो वहां पे जैसे पुरुष जो है वो खेत आ गए और उसके बाद में जब महिलाएं बची तो उनको उनके हरम में ले जाते थे। महाराणा प्रताप की ये खासियत रही है कि पुरुष यदि मारे भी गए हैं फिर भी ससम्मान उनकी स्त्रियों को वापस उनके वहां पे भेजा है, ये इनकी उदारता का परिचय है। एक बार अमसा कहीं करियो, अमसा गड़बड़ कर दी, अमसा मतलब अमर सिंह जी, अमर सिंह जी ने क्या किया, अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना दिया। देखो टापर बुद्धि है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप मैच्योर उस समय, तो अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना दिया। बस अमसा ने कहा कि प्रताप जी हजमायो कि यूं नहीं चले, ये अपने को शोभा नहीं देता है, ठीक है, अपनी जो है युद्ध करना है वो इनसे करना है, इनके परिवार से नहीं करना है, तो आप इनके परिवार को ससम्मान वापस पहुंचा के आओ। मतलब दुश्मनों का दिल जीतने वाले थे हमारे महाराणा प्रताप, ऐसी शख्सियत थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में और जानते हैं। ये उदयपुर के संग्रहालय में रखी हुई, ठीक है, देख लेना। देखो हल्दी घाटी, हल्दी के जैसी मिट्टी है यहाँ की, और संकरा दर्रा है एक, इस दर्रे को इसलिए चुना गया था क्योंकि अपने पास में क्या थी, अपने पास में सेना कम थी और उनके पास में विशाल सेना थी। ठीक है ना, अब मैं अपने और उनके शब्द काम में ले सकता हूं, आप समझ लेना कि ठीक है ना, ये क्योंकि अपनापन ही इतना है, महाराणा प्रताप किसके अपने हैं। ठीक है ना, तो हल्दी घाटी को चुना गया इसलिए कि वहां से संकरा रास्ता है, अपने छापामार युद्ध प्रणाली के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, यहाँ काम में लेते थे, तो ये सब कुछ अनुकूलता देखते हुए इस स्थान को चुना गया। ठीक है ना, ये हल्दी घाटी का देखो संकरा दर्रा है, आज भी यहाँ की मिट्टी पीली है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, यहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए अपन आते हैं, अब देखो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने बहुत सारे प्रयास किए। अकबर के प्रयासों में 4 क्रम पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है JMBT नाम, JMBT ट्रिक से। ठीक है, किससे याद रखोगे, JMBT। जे का मतलब है जलाल खां कुर्ची, जे का मतलब है जलाल खां कुर्ची, एम का मतलब है मानसिंह, बी का मतलब है भगवान दास और टी का मतलब है टोडरमल। ठीक है, और इनको इसी क्रम में याद रखना है। साधारण सवाल क्रम से आएगा, मतलब गहरा सवाल पूछेंगे तो इनके सन और महीने पूछेंगे। ठीक है, देखो जलाल खां कुर्ची को भेजा है साथियों नवंबर 1572, मानसिंह को भेजा है जून 1573, भगवान दास को सितंबर 1573 और टोडरमल को दिसंबर 1573। यानी कि ये 3 अभियान तो हुए हैं 1573 के अंदर। ठीक है, और ये एक अभियान है, ये एक अभियान हुआ है 1572 के अंदर। लेकिन चारों अभियान कैसे हुए, विफल हुए। चारों ही अभियान कैसे हुए, विफल, सफल नहीं हुए। क्योंकि भेजे किस लिए थे, भेजे थे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन अधीनता स्वीकार हुई नहीं। मजा हुआ आपके दूसरे अभियान में। मजा कहां हुआ, ये दूसरे अभियान में। दूसरा अभियान जो है मानसिंह और अमर सिंह की भेंट उदय सागर की पाल पर होती है, यहां पे मजा हुआ। यहां मजा कैसे हुआ कि देखो कछुआ वंश के थे मानसिंह, मानसिंह की बुआ यानी कि हरकाबाई का विवाह हो गया था अकबर से, यानी कि रिश्ते में अकबर मानसिंह के क्या लगे, फूफा। ठीक है ना, बूढ़ो जी जिन्हें किया करें। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सर क्लास में हूं अभी। तो बुआ मानसिंह के मतलब क्या हुई, हरकाबाई बुआ थी और ये हुए फूफा। ठीक है, अब देखो ये यानी कि प्रताप कहीं ना कहीं है ना, ये कहने का मतलब ये प्रताप कहीं ना कहीं इतिहासकार बताते हैं कि प्रताप कहीं ना कहीं मान सिंह का इतना मान नहीं करते थे, क्योंकि इनके जो वंश था, इन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध कर लिए। अब वैवाहिक संबंध कर लिए और ये प्रताप को पसंद नहीं था, तो ये जब मुलाकात के लिए आए तो प्रताप ने मिलने से मना कर दिया। ठीक है, और भेजा किसको, अमर सिंह को। अमर सिंह को भेजा, उदय सागर की पाल पे मुलाकात हुई। पाल पे मतलब कि पाल माते बैठे या कौन है, पाल के पास मतलब वहां मुलाकात हुई उनके। ठीक है ना, तो वहां पे मुलाकात हुई और वहां पे भोजन वगैरह जब कर रहे थे, तो भोजन जब पुरुष हो गया तब जैसे अपर कोई मेहमान आवे तो अपा भी पूछा बाकी की कण है, घर में सब ठीक है क्या है, माता जी की कण पिताजी की कण, यूं पूछिया तो हालचाल जानिया अमसान पूछियो मान सिंह जी के क्या आप रे
फादर साहब को नहीं आया कि फादर साहब तो हमसा क्या है कि फादर साहब यूं ऐसा कि फादर साहब थोड़ा बीमार है, तबीयत सही कौन है। तो मतलब मान सिंह को तो पता था कि नहीं आने का कारण यह है कि हमने हमारे संबंध मुगलों से हुए इसलिए ये हमसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है। पर मान सिंह खोपड़ी चटक गई। मान सिंह के ठीक है, आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं है, मैं जल्द ही आपके पिताजी की तबीयत सही करने वापस आऊंगा। कहने का मतलब क्या था कि युद्ध करने आऊंगा, ठीक है ना। हम सब बेटा और उस्ताद, ठीक है ना। ए धारे कौन ए भी समझ गया कि कहने का मतलब कहीं मान सिंह रहे, ठीक है। अब जाके आप भी आना और आपके फूफा को भी लेकर आना, उनकी भी मेहमान नवाजी करेंगे हम। ए बेटा हमसा अड़ा है, देख लो कि आप भी आना, आपके फूफा को भी लेके आना। फूफा कौन? अकबर, उनकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। और इस तरीके से इनकी वहां पे मुलाकात होती है, ठीक है। अब देखो प्रताप का जो नाराज भाई था जगमाल, क्योंकि उनकी गद्दी से संबंधित यहाँ पे जो वो हुआ था, प्रताप को शासक बनाया, जगमाल को नहीं बनाया, तो ये फिर चला गया कहाँ? अकबर के यहाँ। अकबर ने इसे जागीरें दी, जहाजपुर और आंधी की जागीरें दी, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अकबर द्वारा युद्ध योजना। अब अकबर का किला ही कहते हैं मैगजीन दुर्ग को, ठीक है। मैगजीन किन के? बंदूक में गाले नहीं को गोलियां, ठीक है। मैगजीन यानी हथियार एक तरीके से, ठीक है। और शस्त्रागार और हथियार रखने के कारण ही इस दुर्ग का नाम क्या था? मैगजीन दुर्ग, जो अजमेर में था। इसे अकबर का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का किला। तो अकबर द्वारा जो युद्ध की योजना बनाई गई ये पूछते हैं, तब आप क्या करेंगे? मैगजीन का दुर्ग अजमेर के अंदर। युद्ध की दिनांक जो थी साथियों 18 जून 1576, आषाढ़ बदी सप्तमी, विक्रम संवत 1633, ठीक है। और हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार है। ये डेट किसके अनुसार है? हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार। देखो एक एक चीज को मेंशन किया है, व्यवस्थित अगर कोई पढ़ता है तो सवाल उसके गलत होने के चांस नहीं है, ठीक है ना। तो एक 18 जून 1576 किसके अनुसार है? हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार है। यदि तिथि पूछते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर एक डेट मिलती है 21 जून 1576, वो किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा ने 21 जून 1576 बताई है, ठीक है ना। तो दोनों में से आप ऑप्शन देखना, प्रश्न की भाषा देखना कि कैसे पूछा जा रहा है प्रश्न, उस हिसाब से आपको सही करना है, ठीक। फिर देखो हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम, प्रश्न यहां से भी बहुत बनते हैं, उपनाम से बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले देखो हल्दीघाटी उपनाम जो है कर्नल टॉड ने दिया। अब हल्दीघाटी युद्ध पढ़ रहे हैं अपन बार बार, हल्दीघाटी यानी सामान्य नाम। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड, तो यहाँ पे कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है कि हल्दीघाटी किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। फिर गोगुन्ना का युद्ध, क्योंकि गोगुन्ना के पास में है ये, तो गोगुन्ना का युद्ध कहा बंदायूनी ने। किसमें कहा? मुंतखब तवारीख, इसकी पुस्तक है इसके अंदर। अब देखो यदि आप लिखते हो गोगुंदा बंदा यूनी लिखते हो तो देखो गोगुंदा बंदा, इस तरीके से याद करना है। याद करने का तरीका, अब क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा, क्योंकि फिर आगे आएगा खमनोर का युद्ध। ये खमनोर का युद्ध, तो खमनोर का युद्ध कहा है? अबुल फजल ने, ठीक है ना। अब मैंने कैसे इसको याद रखा था कि खमनोर के युद्ध के आगे दो अक्षर में कहीं कोई मात्रा नहीं है, और यहाँ पे फजल को लेते हैं अपन अबुल फजल को, तो यहाँ इसकी भी मात्रा नहीं है। वैसे ये गोगुंदा वाली ट्रिक से अपने कंफ्यूजन सारा दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद, अगर किसी को सीधा याद रह जाता है तो दी बेस्ट है, कहीं कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा गया है इसे, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और अन्य नाम जो है हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध आदि का है। अब क्यों कहा है वो भी अपन पढ़ेंगे, हाथियों का युद्ध क्यों है वो भी कहा है। हाथियों की लड़ाइयां अलग से हुई तो वो भी कहा गया। देखो अब यहां से प्रश्न देखना, युद्ध हेतु मानसिंह का सैनिक केंद्र। अब मानसिंह का जो सैनिक केंद्र है वो वैसे आके है ना, मानसिंह वैसे 3 अप्रैल को निकला वहां से, ठीक है, अजमेर से। 3 अप्रैल को निकलने के बाद में मानसिंह आके रुका मांडलगढ़ में। अब मांडलगढ़ में है ना, कभी भी देखो टाबर ज्यादा बदमाशी करे क्लास में, मास्टर कहीं क्रिया करे, डायरेक्ट ठोके नहीं ठोके, पहला एक बार यो कुर्सी उर्सी बजाए, यूं थोड़ी हलचल करी तो चोरा छाना रह जा, ठीक है, छाना रहेगा, ठोकनो काम है कौन। मान सिंह और अकबर भी ये चाहते थे कि हम जो है बहुत एकदम यूं बताए कि हम तैयारी के साथ में आए, देखो सेना वेना लेकर, ताकि अकबर मतलब प्रताप डर जाए और प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, ये उनकी कोशिश थी। तो मांडलगढ़ में लगभग 2 महीने रुकता है,
ठीक है। अब 2 महीने रुकने का कारण कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मान सिंह के पास में उस समय सेना कम थी, तो वो सेना का इंतजार कर रहा था कि पीछे से सेना आए, बैकअप प्लान आए तो हम आगे हमला करें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भय बनाने के लिए कि देखो हम यूं बताते हैं कि हम सेना लेकर आ गए, अब देखो युद्ध किया तो तुम्हारी हालत खराब है, इसलिए भी 2 महीने रुका, उसके बाद में आगे बढ़ा है। ठीक है, तो मांडलगढ़ में आके पहले रुकता है। तो प्रताप का सैनिक केंद्र कहां था? गोगुंदा के अंदर। ठीक है, ये तो रही बात सैनिक केंद्र की। अब सैनिक केंद्र से निकलकर अंतिम पड़ाव डालते हैं, युद्ध से पहले अंतिम पड़ाव। ठीक है, तो मान सिंह की जो सेना है साथियों, वो आकर रुकती है मोलेला गांव में। ठीक है, मान सिंह की सेना यानी युद्ध भूमि से पहले मान सिंह की सेना का अंतिम पड़ाव है मोलेला गांव, और युद्ध भूमि से पूर्व अपने प्रताप की सेना का अंतिम पड़ाव है लोसिंग गांव। ठीक है, लोसिंग या लोह सिंह, सिंह है तो सिंह की जगह रुकेगा ना, प्रताप तो खुद सिंह है ना, तो सिंह की जगह रुकेगा। ठीक है, और यहां पे मान सिंह के कैसे याद रखने हैं? मान सिंह के याद रखने हैं M3 से, M3 प्लान। M3 प्लान में एक M है मान सिंह, एक M क्या है? एक M है मान सिंह, दूसरा M है मांडलगढ़, और तीसरा M है मोलेला। अट पेन चेंज करनी पड़ी पाची, क्योंकि ब्लैक में वो दिखे कौन। ठीक है, मोलेला। ठीक है, तो ये रहा आपके याद करने का तरीका। M3 प्लान तो है मान सिंह वाला, और प्रताप का तो यार लोह सिंह, लोह सिंह यानी सिंह है, बाहुबली है एक तरीके से, तो लोह सिंह में इनका अंतिम पड़ाव था। ठीक है, यहां से आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं साथ साथ में आपको स्टोरी के साथ साथ में क्या चीज याद करनी है वो भी बता रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से भी साथ साथ। ठीक है ना, ये वैसे वीडियो सभी कोई भी देखते हैं, बच्चा बुढ़ा जो भी है। पंडित जी आवाज लगा हुआ है ब्याह रे अंदर, ठीक है, क्या आवाज लगा हुआ है? अरे मामा मासी कौन काशी कुत्ता वे तो जाग जाए जो, मामा नहीं बात है। ठीक है, सभी के लिए, चाहे बच्चा बूढ़ा जो भी देखता है, सभी को इससे जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो से। ठीक है, देखो प्रताप के सहयोगी जो थे वो ग्वालियर के रामसा और इनके 3 पुत्र भी थे। प्रतापगढ़ के काका कांदल, पाली के अखेरा सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, सादड़ी के झाला बीदा, कई लोग इनको झाला मान भी कहते हैं। अन्य सहयोगी में देखें तो भीम सिंह डोडिया, रावत कृष्णदास, रावत सांगा, और जैसा चारण, केशव चारण, भामाशाह ताराचंद, और भामाशाह ताराचंद पर गणराव रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया लगे कि यार वह व्यक्ति जिसने मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, भामाशाह। ठीक है, जिस समय जरूरत वास्तव में महसूस थी, भामाशाह तैयार खड़ा मिला। तो ये भामाशाह एक बहुत बड़ी कड़ी है मेवाड़ के लिए, बहुत एक अहम स्तंभ है। ठीक है, ये इनके साथियों जो सहयोगी थे वो है। और BL पनगड़िया जो है साथियों, झालामान को ही झालाबीदा बताते हैं। अब मैंने कहा ना झालामान को झालाबीदा, किसने बताया? BL पनगड़िया ने। तो किसके अनुसार? अब ये प्रश्न बनाना बहुत डीप है, बहुत डीप है, और आप सही करके आओगे क्योंकि आपने पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ रही बातें? आगे बढ़े, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। साथियों ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीजें चल रही है। राणा पूंजा, ठीक है, राणा पूंजा वीर सेनापति था जिस समय मेवाड़ के पास मानव संसाधन की कमी थी, ये मैं कहना चाहूंगा। देखो मेवाड़ के अंदर 2 नरसंहार हुए, बहुत भीषण नरसंहार। एक तो किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जब पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया तब लगभग 40,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, आम पब्लिक का। ठीक है, एक किया अकबर ने, जब उदय सिंह जो है जंगलों की ओर चले गए थे, और 1567-68 की बात है, उस समय ये अमिट कलंक है अकबर के ऊपर। उस समय उसने लगभग 30,000 जो जनता थी उनका कत्लेआम करवाया। तो यहां पे मतलब महाराणा प्रताप के पास में सेना की कमी होगी, सैनिकों की कमी होगी। तब भील सेना और भीलों ने बहुत सहयोग किया, और इसीलिए इनको बहुत सम्मान की दृष्टि सम्मान दिया इन्होंने। और भील राणा कौन थे? भील सेनापति राणा पूंजा। पठान सेना नायक हाकिम का सूरी। मैं देखता हूं आज भी लोगों की मानसिकता हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, यहाँ पे इनके सेनापति हाकिम का सूरी है, राणा सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती थे, मतलब, और मुगलों के सेनापति हिंदू है, मुस्लिम आपके इस्लाम सेना के सेनापति हिंदू है, हिंदू सेना के सेनापति आपके मुस्लिम है। कहाँ हिंदू मुसलमान वाली कहीं कोई बात कहाँ है? इतिहास से यदि सीखते हो तो आप सांप्रदायिक एकता सीखोगे,
और आप मतलब पता नहीं किस बहकावे में, किस वो उस बातों में आ जाते हो जिसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपवादी तत्व हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में, हर समाज में होंगे। हर समाज में अपवादी तत्व होते हैं, उनसे सभी को एक नजरिए से देखना ठीक नहीं है। चलिए, प्रताप की सेना की स्थिति, ठीक है साथियों। अब देखो जैसे ये प्रताप, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी स्थिति को समझना आप एक बार, कि ये मैदान है, समझ लो ये पूरा मैदान ही है, ठीक है। यहाँ पे प्रताप के जो दिशा है वो ये है, समझ लेना, महाराणा प्रताप इस दिशा में वो करके खड़े हैं, सामने है अकबर की सेना, ये एक बार मान लेना, ठीक है। अब महाराणा प्रताप, अब यदि साथियों बात की जाए हरावल, तो ये जो अग्रिम पंक्ति होगी ना सेना की, अग्रिम पंक्ति, ये तो होगी आपके हरावल ये पंक्ति होगी, ठीक है। और एक ये पीछे वाली पंक्ति होगी ना, ये चंदावल या चंद्रावल, ठीक है, ये होगी आपके चंदावल। अब महाराणा प्रताप की मैंने स्थिति बताई, ये जैसे मैं खड़ा हूं वैसे ही, तो महाराणा प्रताप का लेफ्ट साइड कौन सा हुआ, वाम, तो वाम पार्श्व हो गया ये दिख रखा है ना, वाम पार्श्व, ठीक है ना, तो वाम पार्श्व हो गया ये, और फिर है दक्षिण पार्श्व, तो दक्षिण पार्श्व हो गया ये, ठीक है। कई जने कह रहे थे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो ये इस तरीके से सेना की स्थिति है। अब यहाँ पे कौन कहां पे थे वो देखो, तो हरावल जो है हाकिम का सूरी के नेतृत्व में था, चंद्रावल के अंदर राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतनचंद, वाम पार्श्व के अंदर झाला मन्ना, मान सिंह सोनगरा, दक्षिण पार्श्व में ग्वालियर का रामशाह और उनके 3 पुत्र शालिवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, ये सारे के सारे इस तरीके से सेना की स्थिति ये थी, ठीक है। मान सिंह, इसके अलावा मान सिंह के अब देखो सहयोगी में जगन्नाथ कछवा, जिसने 1584 में लास्ट आक्रमण भी किया, सांबर का लूणकरण, सैयद हाशिम बारा, बंदायूनी, माधो सिंह कछवा, आसिफ खान, ठीक है। और देखो मान सिंह की सेना की स्थिति देखना, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, आप लोग अपने यदि नोट करते हो तो नोट कर लेना, बैक करके वापस देख लेना। मान सिंह की सेना की स्थिति में सैयद हासिम की हालत बहुत खराब हो गई, जैसे युद्ध शुरू होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब होगी, अब बताऊंगा मैं अभी। दक्षिण पार्श्व में सैयद अहमद खां, वाम पार्श्व में गाजी खां बदख्शी और लूणकरण, मध्य भाग में मान सिंह, ख्वाजा मोहम्मद रफी खां, शिहाबुद्दीन, अली मुराद उज्बेक, पृष्ठ भाग में मेहतर खां होनी, और अगर नहीं हो तो अगर बी टाइम, तो मतलब अकबर की सेना की निश्चित पराजय, मतलब स्पष्ट पराजय उस समय हो जाती, और मेहतर खां थोड़ा दिमाग चला दियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है। अब देखें साथियों इनके प्रमुख हाथी और घोड़े, तो प्रताप के जो हाथी है राम प्रसाद इनका प्रिय हाथी था, इसके अलावा लूणा, खांडेराव, चक्रवात ये प्रमुख हाथी थे अपने प्रताप के। घोड़े में चेतक, मुगलों के हाथी में देखना गजराज, गजयुक्त, रणमादर, हवाई तो अकबर का स्पेशल हाथी जो पूछते हैं वो हवाई था, और मान सिंह जिस पर सवार था वो मर्दाना। अब मान सिंह के तो देखो सारे के सारे एम से ही शुरू हो रहे हैं, तो M4 कर देना, M3 की जगह M4 कर देना, ठीक है। तो मान सिंह किस पर सवार था, वो मर्दाना पर था, तो ये हाथी याद रखने हैं। अब देखो अकबर ने प्रताप के प्रसिद्ध हाथी को जीतकर, राम प्रसाद को जीतकर नाम पीर प्रसाद रखा, कहा कि ये तो मुझे पीर की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो पीर प्रसाद नाम रख दिया। मान सिंह और प्रताप की सेना का अनुपात क्या था, प्रताप और मान सिंह तो 1:4 था, ठीक है ना। इनके तो 20,000 थी और इनकी बताते हैं 80,000, ठीक है, तो 1:4 का लगभग था इनके सेना में। युद्ध भूमि में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बंदायूनी, ठीक है, मुंतफा तवारिक या हाथों हाथ ये वहीं उपस्थित था। चेतक के घायल होने पर प्रताप को अपना घोड़ा किसने दिया, शक्ति सिंह ने दिया। हल्दी घाटी में घायल राजपूत सैनिकों का इलाज करवाया कोलियारी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी सी हल्दी घाटी युद्ध की स्थिति यहाँ पे बताऊंगा, ये सारी चीजें हैं, ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की आ गई है, वापस एक बार हल्दी घाटी के युद्ध की स्थिति बताता हूं आपको। अब देखो क्या होता है हल्दी घाटी के युद्ध में। अब देखो मोलेला में एक सेना आकर रुकी है, एक सेना आकर रुकी है आपके लोसिंग के अंदर। अब युद्ध का समय हो गया है, ठीक है, युद्ध का समय होता है, तो जैसे युद्ध का समय होता है, जो हरावल पंक्ति है राजपूतों की, वो हरावल पंक्ति जो है वो मुगल सेना पर इतना भीषण वार करती है, और पीछे पीछे महाराणा प्रताप जो मुख्य भाग में थे वो भी, उनकी भी मतलब टुकड़ी पहुंच जाती है,
इतना भीषण वार करती है कि मुगलों के छक्के छूट जाते हैं, जिसमें सैयद हासिम था, हालत खराब। कई मुगल सैनिक इतने डर गए कि 8 से 10 मील पीछे भाग गए। ठीक है, इतनी कंडीशन खराब। और मतलब महाराणा प्रताप का दिमाग देखना, महाराणा प्रताप का दिमाग देखो कि जब इनको पता चला कि युद्ध होने वाला है, उससे पहले देखना ये क्या करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं कि जो उपजाऊ क्षेत्र में जो जनता रहती है, ठीक है ना, उपजाऊ क्षेत्र में जो जनता रहती है उनको ऊपर जाने के लिए मजबूर कर दिया कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाना है। जितने खेत थे सब में आग लगा दी, यानी कि अनाज नहीं रखना है पीछे। मुगल सेना हमला करेगी तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, आम। चित्तौड़ में आम बहुत होते हैं, उदयपुर में, मेवाड़ में आम बहुत होते हैं, मिलेंगे क्या, आम या कच्ची कैरियां। अब खान कितने खाए बेटा, खाए तो या तो पेट खराब हुई या बस है लूज मोशन। ठीक है, तो खाकर कितनी खाएंगे, इसलिए ये एक रणनीति का एक पड़ाव था। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो थे आपको पता है, सबसे बड़ा जो लिविंग पोर्ट है चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ की जो जनता है उनको अंदर ले लो, वहां तो खेती कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सब कुछ अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये रणनीति का एक हिस्सा था। अब यहाँ पे वापस युद्ध भूमि में आते हैं। युद्ध भूमि में जैसे ही हमला करती है प्रताप की सेना, बहुत तगड़ा वाला हमला करती है, और बहुत तगड़ा वाला हमला करने के बाद इतने छक्के छूट जाते हैं इनके, बहुत हालत खराब हो जाती है। अब हालत खराब होती है, इतने में साथियों क्या है कि बीच में मैंने कहा ना, लास्ट में जो मेहतर खां था, वो मेहतर खां जो है वो दिमाग चलाता, वो आता है वहां से, और वो ये चिल्लाता हुआ आता है घोषणा करते हुए कि अपने जो है क्या कहते हैं, अकबर जो है खुद युद्ध शाही सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं, पहुंच गए। तो फिर जो मुगलों के अंदर जो वो बिल्कुल डर बैठ गया था, वो वापस से हिम्मत जुटाकर और वापस लड़ने के लिए आ जाते हैं, और वहां से स्थिति पलटती है। अब देखो यहाँ पे युद्ध की मध्य भूमि में क्या होता है, मध्य भूमि में ये होता है कि एक तो चेतक की देखो रफ्तार बिजली की जैसी होती है। ठीक है, एक चेतक पे है ना, हमेशा महाराणा प्रताप हाथी की नकली सूंड लगा के रखते थे। वो किस लिए करते थे, वो इसलिए करते थे कि शत्रु सेना जो है, देखो हाथी चलता है धीरे, घोड़ा भागता है फास्ट, तो शत्रु सेना ये देखेगी कि हाथी आ रहा है तो वो अनुमान एक लगाएगी कि वो धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन वो तो बिजली की रफ्तार से आता है, वो फटाक से आकर, और इतनी चपलता, मतलब उसके अंदर चंचलता चपलता बहुत थी। तो ये एक भ्रमित करने के लिए, शत्रु सेना को भ्रमित करने के लिए लगाया जाता। बाहुबली पिक्चर देखिए ना थे, बाहुबली पिक्चर में वो एक पिंडारियों को हमला हुए, जन वो क्या नाम है उसका, देवसेना, देवसेना तो देखती है वो प्रभास को क्या, बाहुबली को, जितने में तो बाहुबली 10-15 गाजर मूली जो काट निकल जाए, अरे बेटा क्या जबरदस्त इंप्रेशन, तो वो ही तो पे। ठीक है ना, तो ऐसी तेजी थी चेतक के अंदर। तो ये चेतक, अब यहां से वो सीधा देखो, कभी भी किसी सेना को हराना होता है तो उसके सेनापति को टारगेट किया जाता है। ठीक है ना, शतरंज खेलते हैं तब भी अपन यही करते हैं। अब यहां से महाराणा प्रताप ने टारगेट किया मानसिंह को। मानसिंह मर्दाना नाम के हाथी पर सवार था, देख लिया, चेतक को लगाई एड़, चीरते हुए शत्रु सेना को पहुंच गए मानसिंह के हाथी के पास। मानसिंह इतना मतलब अंदाजा नहीं लगा पाया था कि इतना फास्ट भी कोई व्यक्ति आ सकता है मेरी सेना को चीरते हुए। जैसे ही चेतक को एड़ देते हैं, चेतक अपने जो है आगे के दोनों पैर रख देता है हाथी के मस्तक पर, मर्दाना नाम के हाथी के मस्तक पर रख देता है, और प्रताप पूरी ताकत के साथ में 80 किलो का भाला ठोक देते हैं। भाला जाकर उस समय मानसिंह थोड़ा सा सतर्क था, मानसिंह थोड़ा सा सतर्क था, जो हाथी के ऊपर जो होदा होता है उसके अंदर झुक गया, पूरा सो गया एक तरीके से। मानसिंह सतर्क था, थोड़ा सा झुक गया, उसके पीछे जो सैनिक बैठा था वो भाला जाकर लगा उसे, और वो हाथों हाथ ही खत्म हो गया। मतलब वो वार कोई झेल ही नहीं सकता था, इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप के अंदर। महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बहलोल खां जिसकी लगभग हाइट 8 फीट थी, उस व्यक्ति को घोड़े समेत, लोहे के बख्तर समेत एक वार से काट दिया था। इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप के अंदर। उस समय के जो सिक्के थे कितने मोटे थे, उनको अंगुलियों में ऐसे बींच कर मोड़ देते थे, वो महाराणा प्रताप थे। तो उनके वार को कोई झेल नहीं सकता था, मान सिंह भी नहीं झेल सकता था, लेकिन मान सिंह की सतर्कता ने उसे बचा लिया। और जब चेतक वापस पैर अपने बैक ले रहा था, तो क्या होता है कि उस समय हाथियों के और सब जगह जहरीले खंजर लगाए जाते थे, तलवारें वगैरह। जैसे ही बैक ले रहा था तो उसके पैर जो है वहां से
कट लग गया चेतक के, लेकिन चेतक ने इसका आभास तक नहीं होने दिया अपने स्वामी को। महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते घायल से हो गए और घायल होने पर मेवाड़ी सामंतों ने सोचा कि इनको जो है युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालना जरूरी है। यदि यदि महाराणा प्रताप को कुछ हो जाता है तो आगे उम्मीद की किरणें सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। तो महाराणा प्रताप को सुरक्षित मेवाड़ी सामंतों ने सबने कहा कि आपको अब यहां से चले जाना चाहिए। महाराणा प्रताप नहीं मान रहे थे। फिर ये सादरी का जो झालामान झालाबीदा जिसे कहते हो, ये आता है और जबरदस्ती महाराणा प्रताप से उनका चिन्ह और मुकुट धारण कर लेता है और बाद में महाराणा प्रताप को इनके जो अपने मेवाड़ के विश्वस्त सैनिक थे, विश्वस्त सामंत थे, वो ले जाते हैं बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप मतलब पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे युद्ध करते हुए सब शत्रु सेना जो झालामान था उसे ही महाराणा प्रताप समझ के उसके ऊपर टूट पड़ती है और बहुत बहुत वीरता के साथ लड़ते हुए झालामान वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहां से जब बाहर महाराणा प्रताप जो चेतक तो देखो बहुत स्वामी भक्त था, वो शत्रु सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। वो स्थिति को समझ जाता था, उसे मतलब कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी चेतक को। वो बाहर ले जा रहा था, जितने में 2 मुगल सैनिक घोड़ों पर उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने देख लिया महाराणा प्रताप को। यही देखते हुए शक्ति सिंह ने देख लिया कि मुगल सैनिक, महाराणा प्रताप तो पूरी घायल अवस्था में, मुगल सैनिक पीछे जा रहे हैं तो वो क्षति पहुंचा देंगे। तो ये देखते हुए शक्ति सिंह ने उनके पीछे गए, मुगल सैनिकों को दोनों को मार दिया। और इतने में क्या होता है कि चेतक जब पहुंचता है बलीचा के पास में, वहां पे 27 फीट का कहते हैं, कई जने 25 फीट कहते हैं, 27 फीट का एक नाला था जिसे लांघना लगभग असंभव था। लेकिन चेतक ने पूरी समर्पण के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उस नाले को, जबकि घायल था, उस नाले को लांघता है और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर और उसके बाद में वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। ऐसा मतलब स्वामी भक्त, मतलब पशु है एक, लेकिन ऐसा स्वामी भक्त साथियों, यहां पे यदि आप ध्यान दोगे, देखना चेतक की जब मतलब मृत्यु आती है, जब अंतिम समय आता है, तो वो महाराणा प्रताप जो विकट परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थितियों में कभी रोए नहीं, कभी आंसू की एक बूंद तक उनकी आंखों से नहीं निकली। वो चेतक के अंतिम समय पर बहुत फूट फूट कर रोए, चेतक के सिर को अपने गोद में रखकर बहुत फूट फूट कर रोए। मतलब चेतक के अंदर उनकी जान बसती थी और चेतक भी उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर देता था। देख लीजिए, स्वामी भक्ति की एक मूर्त है चेतक। अब चेतक महाराणा प्रताप को कैसे मिला वो भी मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगा। समय वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम की है। चेतक एक अरबी घोड़ा था। कई विद्यार्थियों ये कहते हैं, मैंने देखा है कई जगह की काठियावाड़ी घोड़ा था, अरबी घोड़ा था। अब अरबी घोड़ों से मिलती जुलती जो नस्ल है वो काठियावाड़ी घोड़े हैं। ठीक है, जिनका मस्तक उभरा हुआ होता है, डील डोल के बहुत मजबूत होते हैं। एक अरबी व्यापारी, क्यों अरब के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, एक अरबी व्यापारी लगभग 1 लाख घोड़े, ये किंवदंतियों पर आधारित है ये कहानी, वैसे 1 लाख घोड़ों को लेकर चलता है भारत की ओर। भारत में आकर वो विभिन्न राजाओं के यहाँ जाता है और अपने अधिकांश घोड़े बेच देता है। वो अकबर के पास भी जाता है और अकबर को भी अपने खास बहुत सारे घोड़े बेच देता है। लेकिन 3 घोड़े पीछे बचते हैं, वो इस कारण बचते हैं कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उस समय लगभग 1 लाख असरफियां उनकी कीमत थी और इतने महंगे घोड़े कोई नहीं लेता था उस समय। तो अकबर को उसने, अरबी व्यापारी ने ऑफर भी किया, अकबर ने मना कर दिया कि मैं कौन लूं इतना महंगा, कि घोड़ा ए भी है, घोड़ा ए भी है, घोड़े काम घोड़ो कर और क्या। तो मतलब जो अरबी व्यापारी था उसने कहा कि आप नहीं लेंगे तो कोई मुझे ऐसा शासक बता दीजिए जो इन्हें ले सके। अकबर से मतलब अकबर महाराणा प्रताप से बहुत परिचित था, लेकिन उपहास उड़ाने के लिए कहता है कि एक मेवाड़ी चुईया है वो ले तो देख लेना, के देख ले जाकर। अरबी व्यापारी ने महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सुन रखा था और उसकी दिली इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। तो वो चलता है अब मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ पहुंचकर वो राज दरबार में पहुंचता है और घोड़ों का ऑफर रखता है कि 1-1 लाख असरफी है, ये आप ले सकते हो, कोई नहीं ले सकता। उन्होंने भी कहा कि 1 लाख असरफी वाले घोड़े हम लेकर करें क्या, इतने महंगे, ऐसा इनमें क्या है, ये कहा। तो उस अरबी व्यापारी ने कहा यदि आप ये कहते हो कि ऐसा इनमें क्या है, तो आज शाम को आपके जो भी यहाँ का मतलब एक कोई ऐसा मैदान हो जहां पे सभी लोग एकत्र हो सके, वहां पे आओ, मैं बताता हूं कि इनके अंदर क्या है, मैं साबित करके बताऊंगा कि इनकी कीमत 1 लाख क्यों है। तो क्या ठीक है, पूरा राज दरबार, पूरे गांव वाले सब
एकत्रित हुए कि आज ऐसा क्या बताने वाला है ये। जब सब एकत्रित हुए, तीनों घोड़े और व्यापारी बीच में मैदान के अंदर, उनमें से एक घोड़े को लेकर जाता है वो व्यापारी आगे, 4 खड्डे करता है उसके पैर के नाप के, जिसमें घुटने तक पैर घोड़े के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो कुछ ऐसी धातु मिलाता है अंदर, जिसमें आप कह सकते हो जिप्सम या बिटुमिनस करके कुछ ऐसी धातु मिलाता है, जिसके अंदर यदि कोई चीज डालते हैं तो वो वापस खींच कर निकल नहीं सकती, वो टूट कर जरूर निकलेगी लेकिन वो निकल नहीं सकती बाद में। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो घोड़े जो थे साथियों, उनके नाम थे चेटक, एटक और केटक। कई जगह इस एटक का नाम त्राटक मिलता है। ठीक है, और यही प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, अब देखो, जब ये वो उसमें से एक घोड़े को जो है वो वहां पे उसके अंदर पैर डालकर, और वहां सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है व्यापारी। और जब व्यापारी ये सब करके खड़ा होता है, देखता है कि घोड़े की मतलब अश्रुधारा बह रही है, रुक नहीं रही बिल्कुल। और लोग देखते हैं कि व्यापारी भी रो रहा है, घोड़ा भी रो रहा है, आखिर अब होने क्या वाला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। फिर वो व्यापारी वहां से लगभग 100 फीट दूर जाकर खड़ा रहता है। उसके हाथ में जो चाबुक कह दो, चाहे हंटर कह दो, जो भी होता है, उसको सिर्फ ऊपर से नीचे लाने में समय नहीं लगा, जितने समय में घोड़े का धड़ जो था उसके चरणों में आकर गिरता है। यानी कि उसके पैर, जो घोड़े के पैर थे, वो वहीं उन खड्डों में रहते हैं और उसका धड़ अपने पैरों से अलग होकर व्यापारी के चरणों में। इससे यह साबित होता है कि घोड़े के अंदर एक तो स्वामी भक्ति की भावना कितनी थी, घोड़े के अंदर बलिदान की भावना कितनी थी, घोड़े के अंदर ताकत कितनी थी। ये सारी चीजें, बलिदान की भावना, ताकत, स्वामी भक्ति, ये सभी चीजें हाथों हाथ साबित हो गई। और जहां वो जितने व्यापार, जितने मतलब लोग, दरबारी सब खड़े थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब जनों ने वास्तव में मान लिया। और उसके बाद में ये चेतक और त्राटक जो घोड़े थे इनको ले लिया। एक चेतक जो था वो महाराणा प्रताप के पास में रहा और त्राटक शक्ति सिंह को दिया गया। इस तरीके से मिला था चेतक, कोई सामान्य घोड़ा नहीं था ये। और जब चेतक की मृत्यु होती है तो महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोते हैं। ये कारण है साथियों, ये कारण है वहां के पानी का, मेवाड़ के पानी का कारण है। देखो, घोड़ा तो था ही, लेकिन स्वामी भक्ति जैसी चीज वापस जिसके साथ में रहेगा उसके जैसा ही होगा। सूरवीर, शौरवीरता, इतनी सूरवीरता वगैरह, ये महाराणा प्रताप के घोड़े की ऐसी की ऐसी स्टोरी आपके राम प्रसाद हाथी की भी है। इस हाथी को पाने के लिए अकबर ने क्या क्या नहीं किए, मतलब उसका सपना था, रातों को नींद नहीं आती थी राम प्रसाद को पाने के लिए। ठीक है, तो राम प्रसाद जो मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में एक हाथी जिसने 13 हाथियों को मार दिया मुगलों के, ऐसा था राम प्रसाद, जिसको काबू में करने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया, जिस पर 2-2 महावत, 14 महावत बिठाए गए, जिसमें से 3 या 4 हाथियों को इसने मार दिया। और उसके बाद में ये पकड़ में आया। पकड़ में आने के बाद भी मुगलों का न तो दाना, पानी, अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और 18 दिनों की यातना के बाद में इसने भी अपनी पूरी स्वामी भक्ति को अक्षुण्ण बनाते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन दुश्मन सेना का एक भी, कुछ भी कतरा भी ग्रहण नहीं किया। यह है स्वामी भक्ति, यह है बलिदान, यह है समर्पण, जो न सिर्फ मेवाड़ के इंसानों में बल्कि मेवाड़ के जानवरों में भी देखने को मिला है। इसलिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है महाराणा प्रताप को। ये अनछुई बातें हैं जो सभी को पता नहीं होती। आप लोगों का समय मैंने थोड़ा सा लिया है, लेकिन ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी। अब देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये एक तरीके से अनिर्णायक युद्ध था। अकबर की चाहत थी कि वो महाराणा प्रताप को अधीन करे, नहीं हो सकी। ठीक है, और अकबर पूरी तरीके से यहाँ पे अधिकार भी नहीं कर सका। छापामार युद्ध प्रणाली से अपने मेवाड़ी शासकों ने बराबर उन्हें परेशान किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभियान, फिर बाद में जो जीतने के लिए शाहबाज खां को भेजा, तो उसमें से 3 अभियान चलाए, जिसमें से 1578 वाला अभियान कामयाब रहा, तो कुंभलगढ़ पे इनका अधिकार हो सका 3 अप्रैल 1578 को। यहाँ पे कुंभलगढ़ का प्रशासक ये गाजी खां को बनाकर निकल जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान होता है 1580 में। वही मैंने बात बताई आपको, अमर सिंह ने परिवार को बंदी बना दिया, बाद में वापस छुड़वाया ये सब। ठीक है, शेरपुर गांव से बंदी बना दिया था। फिर दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। इसे मेवाड़ का मैराथन, प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। और इसमें जो सरिया सुल्तान खां था वो इनका सेनापति था मुगलों का, और सरिया सुल्तान खां की दुर्गति कर दी अकबर ने, अपने अमर सिंह ने। अमर सिंह ने मतलब भाले के एक ही वार से
वो भाले के एक ही वार से भाला चीरते हुए उसका मतलब बूत बना दिया, यानी कि मूर्ति बना दी, उसको भाला जमीन के अंदर चला गया और वहीं पे किस्सा खत्म। ये थी अमर सिंह की ताकत। ठीक है, अकबर का अंतिम मेवाड़ अभियान जो था साथियों असफल था। 1584 कछवा जगन्नाथ, यहीं पे इसकी मृत्यु होने से यहाँ पे मांडलगढ़ के अंदर 32 खंबिया इसकी छतरी भी है। ठीक है, प्रताप की अंतिम व आपातकालीन राजधानी चावड़ थी, जो 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही है। अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है 1576 से 1596 तक की अवधि को। मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है भामाशाह, जिससे प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी और भामाशाह ने 25 लाख रुपए और 2000 स्वर्ण अशर्फियां दी थी, इनको भेंट दी थी। एक समय ऐसा आया था जब इन्हें जंगलों में रहना पड़ता था प्रताप को, तो प्रताप के दिमाग में भी ये विचार आए थे कि क्या मुझे अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेवाड़ के अपने पाली के घाणेराव के भामाशाह ने कहा कि मैं मेरे पूरे जीवन की संपत्ति आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेवाड़ के आन बान शान से समझौता नहीं करेंगे। और यहीं से वापस वो संघर्ष का दौर चालू हो गया और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उदयपुर को जीतने के बाद मुगलों द्वारा दिया गया जो नाम था वो मुहम्मदाबाद था। ठीक है साथियों, यदि क्रमशः मेवाड़ की राजधानियां देखा जाए तो गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, चावड़ इस तरीके से बनी, जिसकी ट्रिक है गोकू आकू चाव। ठीक है, और ये बाद में ये कुछ जो है प्रताप के दरबारी साहित्यकार यहां से आते हैं साथियों। जो चक्रपाणी मिश्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, राज्याभिषेक पद्धति आदि। प्रतापराज झूलना लिखा माला साधु ने। अकबर का दरबारी कवि था दूरसा आडा। इस तरीके से ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी ध्यान में रखनी है। ये देखो भामाशाह और प्रताप की मुलाकात के बारे में है। ये देखो ये धन लेकर आया है और ये पूरा धन महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया है। ठीक है, अब यदि देखा जाए साथियों वर्तमान में मेवाड़ का जो ये यशस्वी शौरवीर जो वंश रहा है, जिसकी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में नाम सम्मान से लिया जाता है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का, उनका वर्तमान में भी जो वंशज है उनके, वो वर्तमान में उदयपुर के अंदर रहते हैं, जो अपने आदरणीय अरविंद सिंह जी और अरविंद सिंह जी के सुपुत्र लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, जिनकी इनकी जो मतलब साइट वगैरह जो है वो इस नाम से है, लक्ष्यराज सिंह LRSM नाम से। मैं बहुत मान सम्मान करता हूं इनका, और कई लोगों की दिली इच्छा होगी कि वो मतलब किसी सेलिब्रिटी से, यानी कि किसी बॉलीवुड के हीरो से या किसी क्रिकेट के बड़े स्टार से मिले। मेरी दिली इच्छा है वास्तव में, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैं उस खून से मिलना चाहता हूं जो हमें बार बार गौरवान्वित होने का अवसर देते हैं। मैं यदि मेरे दिल की इच्छा कभी पूरी हो, आप लोगों से साझा कर रहा हूं, क्या पता इन तक भी पहुंच जाए, तो यदि कभी मेरे दिल की इच्छा पूरी हो और यदि मुझे पूछे कि आपकी एक इच्छा पूरी की जाएगी, आपकी इच्छा क्या होगी, तो मैं इनसे मिलना चाहूंगा। और मतलब इनकी जो एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराणा प्रताप के वंशज होने से, इनकी खुद की एक्टिविटी भी यदि देखूं, यदि लक्ष्यराज सिंह जी की, तो इनके कार्य वास्तव में ये साबित करते हैं कि ये महाराणा प्रताप के वंशज है। ये मतलब दानशीलता के मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य, मैं इनके पेज को फॉलो करता हूं, देखता रहता हूं, काफी प्रभावित रहता हूं मैं इनसे, क्योंकि इनके कार्य इस तरीके के हैं जो वास्तव में करने चाहिए। और इसी से प्रभावित होकर मैं चाहता हूं कभी यदि इच्छा पूरी हुई तो इनके साथ में एक चाय पीना जरूर चाहेंगे। लेकिन हालांकि देखते हैं कब इच्छा पूरी होती है, बताने में क्या जाता है, क्या पता पहुंच जाए संदेश और बुला ले तो बढ़िया है। तो एक इच्छा तो पूरी होगी। हालांकि अपनी एक इच्छा सबसे बड़ी ये है कि जितने विद्यार्थी यहाँ इस चैनल से पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकतर का सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए निःशुल्क क्लासेस चला के रखी है और इसका फायदा बहुत सारे विद्यार्थी उठा भी रहे हैं। आगे भी आप लोगों के लिए प्रयास साथियों ऐसे ही करेंगे। आज का जो वीडियो था थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन आज का वीडियो लंबा भले ही होता, लेकिन इस सूरवीरता को, इस शौर्य की मूर्त को, महाराणा प्रताप को जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए वीडियो लंबा है, लेकिन देखना पूरा, ताकि आपको समझ में आएगी एक एक चीज और इसको आप आगे हस्तांतरित कर सकोगे वापस कि ये चीजें हैं जो हमें जाननी होती है। जो राजस्थान के इतिहास को यदि पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा तो मैं समझता हूं आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा ही नहीं। ये है महाराणा प्रताप। साथियों, जोश में, आवेश में कुछ ज्यादा कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जब भी मैं महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या चंद्रसेन, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व पढ़ता हूं, दुर्गादास,
कुछ ऐसे व्यक्तित्व पढ़ता हूं तो मैं मतलब अंदर थोड़ा सा घुसता जाता हूं और अच्छा लगता है मुझे इन सब को पढ़ के, इन सब के बारे में बताकर। तो अच्छा है, चलिए इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो आज इतिहास की आपको ये क्लास देनी जरूरी थी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।